Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं व्हाइट बोर्ड की जगह ये पेपर पेन क्यों यूज़ कर रही हूँ। तो उसका कारण ये है कि आज से हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ाने जा रही हूँ मैं आपको, जिसमें कि हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देना होता है। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़े से कलर्ड पेन की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे पास कुछ देखिए इस तरह के ये कलर्ड पेन है। इनकी हेल्प से हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारा ज़्यादा इफेक्टिव लगता है आंसर। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर हम कलर पेन यूज़ करते हैं तो उससे हमारा डायग्राम भी अट्रैक्टिव लगता है और उसमें हम अच्छे से दिखा सकते हैं कि कहाँ क्या चीज़ शो हो रही है, तो जो कि बोर्ड पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए बायोलॉजी की क्लास में पेपर पेन पर लेने वाली हूँ, तो आप लोग साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th से। क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उससे शुरू करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं कि सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो किसी भी लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। जितना कि आप ये प्रीवियस क्लासेस से थोड़ा बहुत सेल के बारे में जानते हैं। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेल हिस्ट्री से। सेल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो सेल की हिस्ट्री क्या रही है कि मतलब सेल को किसने डिस्कवर किया, फिर धीरे धीरे किस तरह से सेल को देखा गया, तो ये सारी बातें जानेंगे हम। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट हुए हैं। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट जो कि जिन्होंने 1665 में जो है सबसे पहले सेल को देखा था। इन्होंने ही डिस्कवरी की है सेल की, ऐसा माना जाता है। सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स, छोटे छोटे रूम्स। तो इसीलिए उन्होंने जब एक कॉर्क का पीस लिया और उसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उस समय माइक्रोस्कोप्स नहीं होते थे, तो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप उन्होंने एक बनाया खुद ही, जो कि प्रिमिटिव टाइप का था, बहुत ज़्यादा उसमें मैग्नीफिकेशन भी नहीं होता था। उस सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे जब उन्होंने एक कॉर्क के टुकड़े को देखा तो उसमें उन्हें क्या दिखाई दिया, कुछ हेक्सागोन सी स्ट्रक्चर्स दिखाई दी। इस तरह से हेक्सागोन स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, जिनको कि उन्होंने सेल नाम दिया। सेल जो है लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है लिटिल रूम्स। तो ये छोटे छोटे से रूम्स जो उनको दिखाई दिए उनको सेल नाम दिया। उसके बाद एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट हुए हैं। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया और फर्स्ट लिविंग सेल को जो है वो ऑब्जर्व किया। लिविंग सेल, ये तो डेड सेल हो गई ना कॉर्क वाली, तो लिविंग सेल का ऑब्जर्वेशन एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने लगभग 1674 के टाइम में किया। तो इसीलिए इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को देखा। किसमें देखा, पॉन्ड वाटर में। इन्होंने पॉन्ड वाटर का सैंपल लिया और उसमें फर्स्ट लिविंग सेल को देखा। अब नेक्स्ट जो है रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट हुए। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने सेल में न्यूक्लियस को देखा। किसको देखा, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस इन सेल। ये इन लोगों की सारी खोजें हैं, तो इसलिए इन लोगों को जाना जाता है इन खोजों के नाम से। बायोलॉजी में इन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, तो इसीलिए आपको इनके नाम और इनका काम पता होने चाहिए। ये जो ईयर्स मैं बता रही हूँ इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सीरीज सी बन जाती है ना कि इसके बाद ये डिस्कवर हुआ, इसके बाद ये डिस्कवर हुआ, इसलिए यहाँ पर मैं जो है ये ईयर्स आपको बताती जा रही हूँ। ये काम इन्होंने किया लगभग 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा सेल के अंदर। उसके बाद पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट हुए हैं। एक पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट हुए हैं 1839 में। इन्होंने सेल में प्रोटोप्लाज्म को देखा, यानी कि इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज की। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सेल थ्योरी दी। तो सेल थ्योरी जो है वो स्लीडन एंड श्वान नाम के साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है सेल थ्योरी प्रपोज करने का। तो उनके कंप्लीट नेम क्या है, एमजे श्लीडन एंड थियोडोर श्वान।
ये थोड़ी सी स्पेलिंग इनकी टिपिकल है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो एमजे श्लीडेन और थियोडोर श्वान ने क्या प्रपोज किया? सेल थ्योरी, प्रपोज्ड सेल थ्योरी। उस सेल थ्योरी में इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए सेल पर स्टडी करके, जिसको कि कहा गया सेल थ्योरी। एमजे श्लीडेन ने प्लांट सेल को स्टडी किया और थियोडोर श्वान ने एनिमल सेल को स्टडी किया, और फिर दोनों लोगों ने कुछ पॉइंट्स का कंक्लूजन निकाला दोनों ही तरह की स्टडी से, और एक सेल थ्योरी प्रपोज की, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि सेल थ्योरी क्या है। पहले थोड़ा सा सेल हिस्ट्री देख लेते हैं। उसके बाद एक मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रस्का नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रस्का। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया या उसको बनाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये काम हुआ लगभग 1940 में, और 1940 के बाद ही सही तरह से सेल की स्टडी की जा सकी, क्योंकि सेल आप सभी जानते हैं कि बहुत ही स्मॉल यूनिट्स होती हैं लिविंग बीइंग्स की, जिनको कि माइक्रोस्कोप के नीचे ही स्टडी किया जाता है, उन्हें हम बेयर आइज से, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही सेल की स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गेनेल्स का पता करने में सबसे ज़्यादा हेल्प हुई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेल की असली स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये जो है सेल हिस्ट्री है। आप लोग चाहें तो पेपर पेन लेकर बैठ सकते हैं और साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, यहाँ से आपको इतना बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये रही सेल की हिस्ट्री। अब हम सेकेंड टॉपिक लेंगे इस चैप्टर का, जो कि है सेल थ्योरी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि श्लीडेन और श्वान नाम के साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी प्रपोज की। तो अब हम देखेंगे सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी में लगभग 5 पॉइंट्स हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आपका रहता है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उन्होंने क्या बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स composed of cells। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला क्योंकि जितने भी हमारी लिविंग बीइंग्स की बॉडी में होने वाले फंक्शंस हैं वो सारे ही सेल में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल में होते हैं। और स्ट्रक्चरल यूनिट्स इसलिए बोला गया क्योंकि हमारी किसी भी लिविंग बीइंग की छोटी से सबसे छोटी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी की सेल ही होती है, इसीलिए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है इनको। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया सेल थ्योरी में, सेल इज द मेटाबॉलिक यूनिट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। मेटाबॉलिक यूनिट्स, सभी मेटाबॉलिक यूनिट्स का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए यहाँ पर, कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल प्रोसेसेस होती हैं। तो वो जो केमिकल प्रोसेस का जो भी आउटपुट रहता है, यानी कि केमिकल प्रोसेस के बाद जो कुछ भी बन के तैयार होता है फाइनली, या जो कुछ भी फिर बॉडी हमारी यूज़ करती है उस प्रोडक्ट को, तो उस सब का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका जो कह सकते हैं फाइनल रिजल्ट, वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, जो कि आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे और तब समझेंगे कि बॉडी के अंदर होने वाली या सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस का जो है वो रिजल्ट क्या होता है, वो होता है मेटाबॉलिज्म। तो वही मेटाबॉलिक यूनिट्स जो हैं वो सेल कहलाती हैं, क्योंकि ये हर सेल में मेटाबॉलिज्म होता है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने दिया, सेल इज द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेरिडिटरी यूनिट, हेरिडिटरी यूनिट क्यों बोला, क्योंकि जितनी भी आनुवांशिक चीज़ें, हेरिडिटी का मतलब जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, यानी माता पिता से जो बच्चों में लक्षण जाते हैं वो कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण। तो वो सारे ही सेल से ही जो है ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी एनिमल या प्लांट की। तो इसीलिए हेरिडिटरी यूनिट्स ऑफ लाइफ भी बोला गया है इनको। ऑल लिविंग सेल्स अराइज
ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिराइव होते हैं, जो कि सेल डिवीजन से आपको पता चलेगा, आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट अभी सिर्फ यहाँ ये समझ लीजिए कि पहले से जो सेल है उसी से नई सेल बनेंगी, नई सेल कहीं और से नहीं आती हैं। तो सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। तो ऑल लिविंग सेल्स arise only from pre-existing cells। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए उन्होंने सेल थ्योरी में। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। तो सेल्स का शेप और साइज वो सेल के स्पेसिफिक फंक्शन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का फंक्शन कोई सेल परफॉर्म करती है बॉडी में, क्योंकि तरह तरह की सेल होती हैं, वो अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो शेप और साइज उनके किए जाने वाले फंक्शन पर डिपेंड होता है। सेल की शेप राउंड, एलोंगेटेड, ओवल, सिलिंड्रिकल, क्यूबॉइड, फ्लैट, क्यूब, रिबन शेप, डिस्क लाइक, इस तरह से मतलब किसी भी तरह की हो सकती है। कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है कि इसी तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है, तो शेप के बारे में ये बात हो गई ना कि किसी भी तरह की हो सकती है। अगर आप लोगों के पास बुक है कोई तो आप उसमें डायग्राम से देख सकते हैं कि कई तरह की सेल्स उसमें बनी हुई हैं। सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर भी पाया जाता है, क्योंकि आप सभी थोड़ा सा जानते हैं सेल के बारे में कि सेल्स जो है मिलकर टिश्यूज बनाती हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम जो कि अपना अपना काम करते हैं। तो जो सेल जिस काम के लिए बनी है वो काम करती है, इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर भी सेल में पाया जाता है। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर के बावजूद भी इनमें हर सेल में हर तरह का सेल ऑर्गेनेल लगभग पाए ही जाते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि वो किस ऑर्गेनिज्म में है या किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, इस बात से मतलब नहीं होता है। सभी सेल्स में लगभग सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, यानी उनका जो स्ट्रक्चर है लगभग सेम ही होता है। सेम से मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि उनमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, तो वो लगभग सेम ही रहता है। सेल्स जो है बहुत ही स्मॉल होती हैं साइज में, और वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही स्टडी किया जा सकता है उनको। ये सब बातें समझने की हैं, तो इसमें जो कोई पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आप नोट्स करते जाइए। ठीक है, तो अब ये तो हो गई शेप की बात। अब साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ही स्टडी किया जा सकता है। सबसे छोटी सेल यानी स्मॉलेस्ट सेल, अभी तक की स्मॉलेस्ट नोन सेल है PPLO। इसको बोला जाता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी फुल फॉर्म होती है PPLO। ये जो है स्मॉलेस्ट सेल है, और ये जो है अबाउट 0.1 म्यू यानी माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। इतनी छोटी है कि इसका डायमीटर 0.1 माइक्रोन होता है। ठीक है, इसकी बात करें तो सेल्स जो है स्मॉल होने के साथ साथ बिग साइज की भी मिलती है, मतलब वेरी बिग साइज की भी मिलती हैं। जैसे कि प्लांट के फिलामेंट सेल्स हैं, तो उसमें हमें देखने को मिल जाती हैं लगभग 1 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर से 550 मिलीमीटर तक की लॉन्ग सेल्स मिल सकती हैं। कहाँ हमें? प्लांट के फिलामेंट सेल में। प्लांट फिलामेंट से मतलब क्या है कि जो ये प्लांट्स होते हैं फाइबर देने वाले प्लांट्स, उनमें जो है उनमें एक एक फिलामेंट इतना बड़ा बड़ा होता है जो कि एक पूरी सेल होता है। जैसे कि रिया लीव होती है एक, रिया जो है उसमें उसका फिलामेंट लगभग 55 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। और जो नर्व सेल होती है ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली नर्व सेल, वो लगभग 1 मीटर तक लॉन्ग होती हैं।
और जो ऑस्ट्रिच एग है ना, ऑस्ट्रिच एग लगभग 15 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, 15 सेंटीमीटर लगभग 6 इंचेस। तो ये जो है मतलब सेल जो है लगभग 0.1 म्यू से लेकर 15 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकती हैं। यानी सेल जो है, क्योंकि इतने ऑर्गेनिज्म हैं तो उस हिसाब से तरह तरह की साइज की भी सेल्स मिलती हैं। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेल की। टाइप्स ऑफ सेल, सेल्स जो है मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती है मेनली, जिनमें कि फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक सेल। ये नाम थोड़े से आप अगर पहली बार सुन रहे हैं तो आपको अटपटे लगेंगे, क्योंकि ये नाम जो है वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं। बायोलॉजी में कुछ इसी तरह के नाम होते हैं जो शुरू में अटपटे लगते हैं, लेकिन जब आप उनको बोलते रहते हैं तो आपको दिमाग में वो चढ़ जाते हैं, या कह सकते हैं आप जुबान पे चढ़ जाते हैं, तो वो आप अच्छे से बोल सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका मतलब समझ लीजिए, मीनिंग प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। मीन्स जिन सेल्स में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मिलेगा उनको कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है यू मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। यानी जिन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस मिलता है वो कहलाती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देख लेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको की पहचान क्या है, ये कैसी होती है देखने में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें डीएनए और आरएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब ये जो कुछ नए नए नाम आपको सुनाई दे रहे हैं, डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म, ये सब धीरे धीरे जब ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो सब आपको क्लियर होते जाएंगे। अभी सिर्फ आप यहाँ मैं बोल रही हूँ तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें डीएनए एंड आरएनए जो है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में लाइव करते हैं, यानी कि पड़े होते हैं या तैर रहे होते हैं डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में। कोई भी उनके लिए पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इस तरह की सेल्स में सिर्फ एक क्रोमोसोम देखने को मिलता है, लगभग 1 क्रोमोसोम। और इसमें राइबोसोम्स जो हैं वो 70S टाइप के मिलते हैं। अब ये सब बातें मैं आपको आगे चल के बताऊंगी तो आपको सब समझ में आएगा, क्लियर होगा, लेकिन अभी आप सिर्फ नाम से समझ लीजिए। इसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं। इसमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, या नॉन डेवलप कह लें या इन्हें लेस डेवलप कह लें। ठीक है, तो अदर सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं इसमें, या तो आप कह सकते हैं नॉट डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गीज जो हैं वो ट्रू एल्गी नहीं होती हैं, वो एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया जो हैं वो क्या है, प्रोकैरियोटिक टाइप के एग्जाम्पल हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल के एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दीजिए, तो आप बैक्टीरिया का डायग्राम बना सकते हैं उसमें। तो बैक्टीरिया का डायग्राम जो है वो मैं आपको बनाना बताती हूँ कि किस तरह से बनाया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे अपने कलर्ड पेन। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसमें आउटर लेयर। तो ये हो गया बैक्टीरिया का आउटर लेयर। ठीक है, और जो कि डबल होता है। ये सब डबल क्यों बन रहा है ये सब आपको आगे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। अब ये बैक्टीरिया का जो है
अब इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म होता है सेल में, तो ये थोड़ा सा डॉट से ये फ्लूड लाइक होता है, सैप लाइक होता है, तो इसमें ये आप ऐसे, ये फ्लूड है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब इसमें कहा था मैंने कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, तो कहीं भी न्यूक्लियस नहीं दिखाएंगे हम इसमें। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है वो न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए इसी तरह पड़े होते हैं, तो फिर ये हल्का सा हम इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा देंगे, जो कि क्या है, ये है डीएनए, और इसको न्यूक्लियोइड रीजन बोलेंगे। न्यूक्लियोइड रीजन मतलब न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो जहाँ पर डीएनए है उसी को न्यूक्लियोइड रीजन कह दिया जाता है यहाँ पर। अब इसमें थोड़ा सा हम ये यहाँ पर कुछ और एक आध सेल ऑर्गेनेल इस तरह से दिखा देंगे, और ये हल्का सा स्ट्रक्चर इस तरह का, ये हो गया मेसोसोम, और यहाँ थोड़े से पॉइंट्स बना देंगे इस तरह से बिखरे हुए से, तो इनको लिख देंगे राइबोसोम्स, क्योंकि हमने अभी बताया था कि 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसमें। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये होती है सेल वॉल। ये सब आपको अभी आगे जब सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि इनको क्या नाम, क्यों दिए जा रहे हैं नाम। और ये जो डबल लेयर बनाई है ना, आउटर लेयर सेल वॉल है और इनर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और एक फ्लैजेला होता है बैक्टीरिया में नीचे की साइड, तो आप इस तरह से ये एक इसकी पूंछ सी निकाल देंगे, क्या कह सकते हैं इसको, पूंछ कह सकते हैं ना, तो ये निकाल देंगे, ये क्या है, फ्लैजेलम। ठीक है, तो इस तरह से आप एक डायग्राम दे सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। ये किसका डायग्राम है, बैक्टीरिया का, ये है बैक्टीरिया। अब सेकेंड टाइप, अभी आपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझ लिया, अब हम क्या समझेंगे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में अभी भी मैंने बताया आपको ट्रू न्यूक्लियस होता है। यू मीन्स ट्रू और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि वेल डेवलप्ड सेल्स होती हैं। तो इन सेल में जो है सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे, ट्रू न्यूक्लियस। दूसरी बात, सेल ऑर्गेनेल्स आर वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तीसरी बात, इनमें जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्रोमोसोम्स हर सेल में ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज के हिसाब से उनकी नंबर अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम नंबर से नहीं डिफाइन कर सकते कि कितने क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो हैं हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। यहाँ किसके, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो जनरल होती हैं। जनरल मतलब लगभग सभी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल्स ही पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत कम लिविंग बीइंग्स में मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक टाइप के जो है सेल्स के बारे में बात हो गई। अब हम डिफरेंस भी देख लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेंगे। ये तो उनकी कैरेक्टर्स को देखते हुए हमने बता दिया। अब अगर हम डिफरेंस बताने, कहीं पूछा जाए आपसे कि डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में, तो उनकी स्ट्रक्चर के बेस पर हम जो है वो डिफरेंस बताएंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो उसको डिफरेंस बताने के लिए सेल ऑर्गेनेल्स या उसके स्ट्रक्चर का जो है हम बेस मान लेंगे। तो हम देखेंगे कि सेल वॉल में देखेंगे क्या अंतर होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। तो यहाँ ये प्रोकैरियोटिक का कॉलम, ये यूकैरियोटिक का कॉलम। ठीक है, तो उनकी
सेल वॉल में क्या अंतर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल थिन होती है और यूकैरियोटिक की थिक होती है। ठीक है, अब न्यूक्लियस की बात कर लें कि कैसा न्यूक्लियस रहता है इनमें। न्यूक्लियस जो है इनमें प्रिमिटिव टाइप का और इनमें वेल डेवलप्ड। प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव, यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड। प्रिमिटिव टाइप के जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियर मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अभी जैसा कि बैक्टीरिया के डायग्राम में मैंने बताया था ना न्यूक्लियोइड रीजन, तो ये देखिए न्यूक्लियोइड रीजन ये था ना, जो डीएनए है ये, इसी को बोलेंगे न्यूक्लियोइड रीजन या फिर न्यूक्लियोइड भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही जो है वो इनका न्यूक्लियर मटेरियल वहाँ ही लाई कर रहा होता है या फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, इसीलिए। थर्ड अगर हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ न्यूक्लियस ही नहीं वेल डेवलप्ड है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें क्या रहेगी, एब्सेंट। न्यूक्लियस को घेरा बनाते हुए जो एक मेम्ब्रेन बनी होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। अदर सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा, तो उसमें सेल ऑर्गेनेल्स के नाम कुछ समझ लीजिए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स। ये इस तरह के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रिमिटिव टाइप की सेल्स में यानी प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में सारे प्रेजेंट होते हैं। अभी क्रोमोसोम की बात जो हो रही थी ना, तो क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक में ओनली 1 होता है, राउंड होता है, राउंडेड होता है, फॉर्म्ड ऑफ डीएनए होता है, डीएनए का बना हुआ क्रोमोसोम होगा, और स्टोन, जिसमें कि स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, स्टोन प्रोटीन एब्सेंट। और यूकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम्स में क्या होता है, मोर देन 1 होंगे, ये मोर देन 1 होंगे, फॉर्म्ड बाय डीएनए, स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। आगे 1-2 पॉइंट्स और हैं, जैसे कि वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप। अब यूकैरियोटिक में आप यहाँ भी बता सकते थे कि 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें 80S टाइप के राइबोसोम होंगे। ये जो राइबोसोम के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आएगा। अब साइज की बात कर लेते हैं, तो साइज जो है इनका लगभग 1 म्यू टू 10 म्यू, ये प्रिमिटिव टाइप की होती हैं तो इस साइज में भी छोटी पाई जाती हैं, और ये 5 म्यू टू 100 म्यू, या बड़ी साइज की भी जो है सेल्स लगभग वो सारी यूकैरियोटिक में ही आती हैं। तो इतना आपने यहाँ से देखा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में समझा अभी आपने, दोनों के कैरेक्टर्स पता किए और प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर भी समझी। यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको यहाँ इसीलिए नहीं बताई क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि ये जनरल सेल्स हैं, तो लगभग सभी टाइप के लिविंग बीइंग्स में यही सेल्स पाई जाती हैं। तो अभी आगे जब मैं सेल की स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी तो वही हो जाएगी यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। तो अब एक टॉपिक और रहता है यहाँ पर सेल की जो है बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए, या मतलब सेल के बारे में बेसिक बातें समझने के लिए एक टॉपिक और होता है कि सेल्स जो हैं एक तो टाइप के हिसाब से ये हो गई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप की, यानी कि इनके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं या इनमें जो जो चीज़ें पाई जा रही हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, प्रिमिटिव टाइप की हैं या वेल डेवलप्ड टाइप की है, उस बेस पर 2 तरह की हो गई, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लेकिन जो लिविंग बीइंग्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो प्लांट और एक एनिमल्स। तो उस बेस पर
प्लांट सेल और एनिमल सेल, दो तरह की सेल्स पाई जाती है, तो उनमें भी कुछ डिफरेंस होता है। तो वो जो क्या डिफरेंस है वो समझेंगे अब यहाँ पर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल समझेंगे हम पहले यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक समझ सकते हैं आप इसको, इस चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो इसको भी हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स के या फीचर्स के बेस पर समझते हैं, ठीक है। तो फीचर्स कि कौन कौन से फीचर्स के बेस पर हम इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं प्लांट और एनिमल सेल को। ये प्लांट सेल का कॉलम और ये एनिमल सेल का कॉलम। अब देखिए पहला, अभी आप लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कुछ भी जाना नहीं है, तो सेल ऑर्गेनेल्स के नाम आपको याद नहीं है, लेकिन अभी जिस बेस पर हम इनको, जिन फीचर्स के बेस पर हम इनको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं या इनमें डिफरेंस बता रहे हैं, तो वो जो है वो सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स के नाम हैं। तो अभी आप सुनते जाइए, धीरे धीरे आपको याद होते जाएंगे, तो यहाँ टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो पहला है सेल वॉल, ये भी ये सेल ऑर्गेनेल में ही आएगा, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है। अभी अभी जैसे कि बैक्टीरिया के डायग्राम में दो राउंड बनाए थे ना, तो बाहर वाले को लिखा था सेल वॉल और अंदर वाले को सेल मेम्ब्रेन, तो वही दोनों चीजें प्लांट सेल में दोनों चीजें होती हैं, सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगी, ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है प्रेजेंट, ठीक है। यानी एक ही आउटर जो है कवरिंग होती है सेल की, एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में डबल कवरिंग होती है। इस तरह से समझ सकते हैं आप इसको। प्लास्टिड्स, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड भी है जो वो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, तो प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ये पहचान है एनिमल और प्लांट सेल की। इनको देख के या इनके सेल ऑर्गेनेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देख के पहचान सकते हैं आप कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, ठीक है। थर्ड है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी जो है वो सेल ऑर्गेनेल के अंदर ही आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ही आपको आगे सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर आप अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स के बेस पर वैक्यूल्स जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं और मोस्टली लार्ज इन साइज होती हैं, मोस्टली लार्ज इन साइज। यानी कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं वो सेल का लगभग 90% एरिया या 80% एरिया आप कह सकते हैं वो वैक्यूल से ही घिरा होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती हैं। समटाइम्स स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं कुछ सेल्स में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं समटाइम्स स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन सर्टेन सेल्स भी लिख सकते हैं इसके साथ आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेल ऑर्गेनेल, जिसके बेस पर हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो है हमारा गोल्जी बॉडी, या गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो प्लांट सेल्स हैं इनमें गोल्जी एपरेटस या तो एब्सेंट होता है या फिर हाईली रिड्यूस्ड होता है। तो एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड, क्योंकि गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है सिक्रीशन का, तो सिक्रीशन जैसा कोई ज़्यादा काम प्लांट्स में होता नहीं है, तो फिर हाईली रिड्यूस्ड या फिर एब्सेंट ही होता है ये। और एनिमल सेल में जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट है इसमें, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी कहते हैं इनको, ये टोटली एब्सेंट होते हैं किसमें, प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं नियर ईच न्यूक्लियस इन द सेल, न्यूक्लियस के पास में ही सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है।
तो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं, इनका प्लेस कहाँ होता है, नियर ईच न्यूक्लियस। तो ये जो है डिफरेंस आपको थोड़ी से समझ में आए प्लांट और एनिमल सेल के बारे में। इन चीज़ों को देखकर आप सेल में पता कर सकते हैं कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। ये बहुत पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, डिफरेंस के साथ साथ कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स में, तो वो सिमिलैरिटीज क्या है, तो थोड़ा सा हम सिमिलैरिटीज पर भी नजर डाल लेते हैं। सिमिलैरिटीज इन प्लांट एंड एनिमल सेल। सभी प्लांट और एनिमल सेल्स की जो सिमिलैरिटीज हैं तो हम उन्हें पॉइंट वाइज बता सकते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। सभी में सेल मेम्ब्रेन होगी, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि प्लांट सेल में डबल लेयर होती है और एनिमल सेल में सिंगल लेयर। तो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर को सेल वॉल बोला जाता है, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। और दूसरी बात, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि सेल में सेल कवरिंग के अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर या जेल लाइक या सैप लाइक जो है वो चीज़ पाई जाती है, जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, जिसमें कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स उसी में फ्लोट कर रहे होते हैं या लाइज कर रहे होते हैं, यानी पड़े होते हैं। और अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके कुछ इस तरह से नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर सैप, क्रोमैटिन नेटवर्क। ये सारे चीज़ों के बारे में आप डिटेल में जो है इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इनके नाम समझ लीजिए, यानी कि अदर जो ये सेल ऑर्गेनेल्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं या बताए हैं आपको, ये सारे ही एनिमल और प्लांट दोनों तरह की सेल में देखने को मिलेंगे। तो आज जो है वो मैंने आपके साथ 3 या 4 टॉपिक लगभग जो है आपको समझाए हैं या पढ़ाए हैं। तो पहला सेल हिस्ट्री, दूसरा सेल थ्योरी, तीसरा टाइप्स ऑफ सेल जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया, उनके कैरेक्टर्स बताए और उनके बीच डिफरेंस बताया। और आज मैंने आपको बताया कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो आज की वीडियो में आपसे मैं इतनी ही बात करूंगी इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो उसके छोटे छोटे से टॉपिक्स लेकर हम चलेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए कहलाएगा लगभग कि बेसिक नॉलेज अबाउट सेल। तो आज के इस वीडियो में आपको सेल के बारे में बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताना शुरू करूंगी, यानी कि सेल की क्या स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते, बाय बाय।